प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड यानी बीटीसी के तृतीय सेमेस्टर का मैथ का प्रीवियस ईयर यानी वर्ष 2023 में पूछे गए सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ध्यान रहे, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक तरीका मिल जाएगा कि आपकी परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं इस वीडियो को देखकर। चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं और वर्ष 2023 में पूछा गया बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला प्रश्न देखते हैं। आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि पांच प्रश्न बहुविकल्पी से, 6 प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न से और 7 प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न से पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न एक नंबर का होता है तो 5 अंक, 6 प्रश्न एक नंबर का होता है तो 6 अंक और 7 प्रश्न लघु उत्तरीय होते हैं, ये 2 अंक के होते हैं तो 14 नंबर। 14 6 20 5 25 अंकों की परीक्षा आपकी होती है। और ध्यान रहे, इस 25 अंकों में आपको कम से कम 13 लाना ही लाना है। उसके बाद जितना चाहे उतना लाएं। 25 में 25 पाया जा सकता है। ध्यान रहे, क्योंकि ये गणित है, मैथ है। गणित में नंबर काटा नहीं जा सकता। यदि आपको पूरा आ रहा है और आपने लगा, इसमें राइटिंग पर नंबर ज्यादा नहीं कटता है, आपका सवाल लगना चाहिए। हाँ, आपको एक सिस्टम से लिखना पड़ता है। जैसे आपको लिखना है बहुविकल्पीय प्रश्न, तब बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए आपको हेडिंग डालना होगा। क्या डालना होगा? बहुविकल्पीय प्रश्न। बात समझ गए ना? बहुविकल्पीय प्रश्न हेडिंग डालना होगा। और ध्यान रहे, ये बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्नोत्तर संख्या डालनी होगी। क्या डालनी होगी? प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालना होगा। बात समझ गए ना? और उसके बाद आपको हल करना होगा। देखिए यहां दिया गया है x की 3 घात 2x प्लस 5x, x की 3 घात प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 10, यह दिया गया है। x की 3 घात 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 का क्या करना है? गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो ध्यान दीजिए। चलिए, अब यहां आपको लगाना नहीं है, यहां पर आपको लिखना था कि इसको उत्तर क्या होगा। चाहे तो आप लगा कर भी दे सकते हैं उत्तर, क्योंकि लिखित परीक्षा है, वरना ऑप्शन दिया था तो ऑप्शन पर आपको टिक करना था। चलिए आइए समझ लेते हैं। यहां से x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहां से और यहां से, इन दोनों पदों में से x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए x स्क्वायर कॉमन हुआ तो आया x और x बाहर आ गया तो रह गया क्या? प्लस 2। इन दोनों पदों में से 5 कॉमन ले लीजिए तो रह जाएगा x प्लस में 5 दूनी 10। अब देखेंगे x प्लस 2 दोनों में है तो फिर से कॉमन हो गया और अगले ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 5 रह गया, यानी x प्लस 2 और इन ब्रैकेट दूसरे में x स्क्वायर प्लस 5, यह जिस भी ऑप्शन में होगा वह सवाल का उत्तर होगा। x स्क्वायर 5 और x प्लस 2 जिसमें भी होगा वही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ जाएगा ना? x स्क्वायर, तो आपको यहाँ उत्तर क्या लिखना है? उत्तर लिखना है, अतः उत्तर बराबर बास सवाल का उत्तर। ना समझ गए ना? चलिए, इसको तो आपको सीधे वही करना था कि ऑप्शन पर लगाना था, लेकिन अब ध्यान रहे उत्तर दिया गया है और लगाना पड़ सकता है, तो फिर क्या किया जाएगा? अगला देखिए, इसे भी आपको ऐसे ही करना है जैसे log से log कैंसिल आउट। अब यहाँ 3 की घात 2 रह गया। बात समझ गए ना? यहाँ देखो, समझ लो, 3 की घात x प्लस 2 है। 3 की घात क्या है? 3 की घात x प्लस 2 है। और वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर 243 है। कितना है? 243 है। अब ध्यान दीजिए, इस 243 को लिखा जा सकता है 3 की घात 5। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81 तिया 243 और इधर 3 की घात x प्लस 2। आधार समान है, घातें बराबर हो जाएंगी
और घाते बराबर हो जाएंगी तो यक्स प्लस 2 बराबर 5, 2 प्लस में है 2 माइनस, यक्स का मान क्या आ जाएगा 3 और यही सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3। यानी अब देखना है किस ऑप्शन में है ये, तो ऑप्शन संख्या 1 में ही आपके सवाल का उत्तर है, इसलिए हमें लगाना है प्रश्न संख्या 2 का उत्तर नंबर आ। चलिए तीसरे प्रश्न में देखते हैं। कह रहा एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 है, कमरा का फर्श क्षेत्रफल 48 होता है और उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, ऊंचाई मतलब कमरे की ऊंचाई 5 मीटर है। कह रहा है कि कमरे का आयतन ज्ञात करो। तो देखो ऐसे सवाल को कैसे लगाते हैं, ऐसे में कमरे का आयतन ज्ञात करना है और आपको ऑप्शन ही लिखना है, तो ध्यान रहे मैं लिख देता हूं कमरे का आयतन बराबर होता है फर्श का क्षेत्रफल। क्या लगाना है, फर्श का क्षेत्रफल गुणे में क्या लगाना है ऊंचाई, फर्श का क्षेत्रफल गुणे में क्या लगाना है ऊंचाई। फर्श का क्षेत्रफल कितना है जरा देखना 48 है और ऊंचाई कितना है 5, तो 5/40, 5 चौक 20, 4 24, 240 वर्ग मीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा। 240 किस ऑप्शन में है सा, तो आपको लगाना है 240 वर्ग मीटर कमरे का आयतन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ जाएगा? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। कहता है कि इसका घातांकी रूप बताओ, एकदम आसान। देखो जब भी अंडर रूट लिखा हो तो 2/5 और इसमें अंडर रूट लिखा है, ये अंडर रूट 1/6 के रूप में हो जाता है और किस पद में है वही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आ में है, यानी क्वेश्चन संख्या 4 का उत्तर नंबर आ है। एकदम लिख कर आओगे तब भी गलत, यहां हल नहीं करना है, इस वाले में हल कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं और हल नहीं किए तो भी कोई दिक्कत नहीं, पूरा नंबर आपको मिलने वाला है, पूरा नंबर मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि यदि a बराबर x और x विषम संख्या है और x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 3, यानी x इज ग्रेटर देन 3 या x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 3, यानी x 3 या 3 मतलब 3 के बराबर या 3 से बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या है विषम संख्या, तो 3 5 7 9 11 13 17 ऐसे सब आ सकता, मतलब सब आ सकता है। और फिर क्या दिया गया है, b का मान दिया गया है, जबकि ये a के बराबर है। b का मान क्या दिया है 2 3 5 6 7 8, तो कह रहा है कि b माइनस a है। और आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी b माइनस a लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, b के वह अवयव, ये वह तत्व जो a में है, a में b के वह तत्व वह अवयव जो a में नहीं है। बातें समझ गए ना, b के वह अवयव या वह तत्व जो a में नहीं है, यही सवाल का क्या होना चाहिए, आपका उत्तर होना चाहिए। बातें समझ गए ना, b के वह तत्व जो बताया मैंने सही है, b के वह तत्व जो a में नहीं है वही सवाल का उत्तर आपको देना है। तो देखो b के वह तत्व जो a में नहीं है, तो देखो 3 है 5 है और देखो 7 है और देखो 8 नहीं है ना, तो क्या लगाएंगे 2 6 और क्या है 8, यानी इस प्रश्न का उत्तर 5 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दा होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर दा होगा। बी के वह तत्व जो ए में नहीं है वही आपको सवाल का उत्तर देना है, ऑप्शन नंबर दा बताना है, सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी ना? इस प्रकार से 5 नंबर 5 मिनट में आपको मिल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब समझिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा अति लघुत्तरीय प्रश्न हेडिंग। क्या लिखना होगा, अति लघु, क्या लगाना है, अति लघु उत्तरीय, अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या ये बातें समझ गए ना? अब देखो यहां अति लघुत्तरीय प्रश्न हेडिंग आपने डाल दिया और यहां आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। क्या लगाना है, प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या कितनी लगानी है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 लगानी है। अब देखो प्रश्नोत्तर संख्या 6 के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 के बारे में चर्चा करते हैं। कहता क्या है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि
यदि 5, 15 यक्ष एवं 105 समानुपाती हैं तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। 5, 15 और 105। अब देखिए इस प्रश्न को हल करना है। 5, 15 x और 105, 105 समानुपाती हैं। क्या है भैया? समानुपाती हैं, समानुपाती हैं। तो x का मान ज्ञात करना है। क्या क्या है? 5, 15 और x और साथ ही साथ क्या है? 105। अब ध्यान दो, 5 अनुपाते 15 समानुपाते यक्ष अनुपाते 105। इन दोनों पदों का अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल का आपको सूत्र लगाना होता है। चलिए मैं लिखता हूं अंतः पदों का गुणनफल। क्या लगाना है? गुणनफल। और बराबर क्या लगाना है? बाह्य पदों का गुणनफल लगाना है। क्या ये बातें समझ गए ना? अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल लगाना है। अब देखिए अंतः पद क्या है? 15 गुणे में यक्ष है बराबर 105 गुणे में क्या है? 5 है। अब देखोगे x का मान निकालोगे तो 5 उधर जाएगा। 15 सत्ते 105 यानी 105 गुणे में 5 बटे में 15। 15 सत्ते 105 यानी 5 गुणे में 7 बराबर 7 पचे 35। अतः x का मान आप लिख कर आओगे। अतः x बराबर क्या लिखोगे? 35 है सवाल का उत्तर हो जाए। इसी प्रकार से ही सभी सवालों को आप हल करना है और नोट करना है, लगाना है। ध्यान रहे गलत ना होने पाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है चेक कितने प्रकार के होते हैं? तो बाबू चेक के बारे में भी आपको बताया गया है कि चेक कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए चेक के बारे में हम सभी लोग समझते हैं। चेक के प्रकार आपको बताना। क्या बताना है? चेक के प्रकार। प्रश्न संख्या 7 के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 7 कहता है चेक के प्रकार। क्या बताना आपको? चेक के प्रकार बताना है। तो चेक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चेक 3 प्रकार के आपको बताया गया है। 3 प्रकार के होते हैं। क्या ये समझ में आ जाएगा? चेक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक क्या होता है? वाहक चेक होता है। क्या होता है भैया? एक वाहक चेक होता है, एक वाहक चेक होता है, एक आदेशित चेक होता है, आदेशित चेक होता है। बात समझ गए ना? एक वाहक चेक, एक आदेशित चेक, एक क्या होता है? रेखांकित चेक, जिसे क्रॉस चेक कहते हैं। एक रेखांकित चेक होता है, रेखांकित चेक होता है। चेक कितने प्रकार के बताया गया? एक रेखांकित चेक, एक आदेशित चेक, एक वाहक चेक। 3 चेक होते हैं। आपको ऐसे लिखना। क्या बातें समझ गए ना? 1 नंबर आपको लेना है तो लिखना पड़ेगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 कहता है, 8 के बारे में चर्चा करते। क्या कहता है? कहता है कि 40,000 रुपए का 8/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको 40,000 रुपया दे दिया जाए और 8/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। देखिए मूलधन कितना आपको दिया गया है? मूलधन आपका है 40,000 रुपए। कितना रुपए? 40,000। और दर प्रतिशत जो दिया गया है 8/1/2% है। और समय की बात करें तो समय 4 वर्ष है। समय 4 वर्ष। तो ऐसे में आपको साधारण ब्याज बताना है। तो सूत्र लिखना है साधारण ब्याज, साधारण, बात समझ रहे हैं? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे में दर गुणे में समय और बटे में 100 लगाना है। चलो मूलधन कितना आ जाएगा? तो 40,000 आ जाएगा। और दर आपका है 8/1/2, तो 8 दूनी 1 16, 8 दूनी 16, 1 17/2 लिख सकते हो। और समय आपका 4 वर्ष और बटे में क्या लगाओगे? 100। अब देखोगे तो कुछ राशियां कट जा रही है। 2 0 से 2 0, 2 दूनी 4 आ गया।
17 चौका 68 के साथ क्या आ गया 2 जीरो और गुणे में 2 है। अब देखो 2 अट्ठे 16 और 2 छक 12 1 13 और 2 जीरो लगा देना है। यही आपका साधारण यानी सिंपल इंटरेस्ट होता है। यानी 4 साल का 40,000 रुपए का 8 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 13,600 रुपया ब्याज बनने वाला है। क्या ये बातें समझ जाएंगे आप सभी लोग? इस प्रकार से ही हमें सवाल को क्या करना होता है, लगाना होता है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं हम सभी लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 में क्या कहता है इसे समझ लेते हैं। कहता है कि इसे सरल करना, क्या भैया गुणनखंड करना है। क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो चलिए इसका फैक्टर करते हैं हम सभी लोग। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस में 2a प्लस बी प्लस में c प्लस में a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसका आपको फैक्टर करना है। तो फैक्टर यानी गुणनखंड करने के लिए इसको नियम के माध्यम से यानी सूत्र के माध्यम से सरल करना पहले। चलो यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र आपको पता होना चाहिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। यहां तक हो गया। यहां लिखना आपको तो 2a प्लस बी प्लस में c लिख लिया। यहां पर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यहां देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, चाहे तो आप ब्रैकेट लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं है। चलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ca और 2ab bc 2ab, उसके बाद आपको क्या बताना है bc बताना है bc, फिर माइनस ca और क्या के साथ 2 के साथ। अब आप देखोगे 2ab 2bc 2ca 2ab 2bc 2ca कट गया। अब यहां पर a और a 2a स्क्वायर हो गया प्लस में b और b 2b स्क्वायर हो गया, c और c 2c स्क्वायर हो गया और यहां पर प्लस में 2a प्लस b प्लस में c रख दिया गया। सबका 2 कॉमन ले लिया जाए तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा a प्लस b प्लस में क्या आ जाएगा c। यह सवाल का क्या हो जाएगा, आपको उत्तर हो जाएगा। समझ में आ जाएगा ना। इसी प्रकार से हल करना है और 1 नंबर यहां से लेना और हल करके लेना है 1 नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम सभी लोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 में देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कहता है 9x की 3 घात माइनस 45x स्क्वायर प्लस में 71x माइनस 40 में 3x माइनस 8 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं 9x की 3 घात 9x की 3 घात और माइनस क्या लिखा है माइनस 45x स्क्वायर प्लस 71 माइनस 45x स्क्वायर प्लस में 71x और फिर का आपके सामने है माइनस में 40 कह रहा इसे भाग देना है 3x माइनस 8। किससे भाग देना है, 3x माइनस 8 से भाग देना है। देखिए 3x माइनस 8 से भाग देकर भागफल और शेषफल दोनों बताना है। तो चलिए आइए समझते हैं, भागफल और शेषफल दोनों बताना है। तो देखो यहाँ x की 3 घात है, यहाँ x है। कितनी घात से आपस में गुणा कराएं कि 3 घात बन जाए, भाई 2 घात से गुणा कराएं। और ध्यान रहे यहाँ 3 है यहाँ 9 है, तो कितना 3 में गुणा कराए 9 बन जाए, तो 3 से गुणा करा दें। तो देखो उस 3x स्क्वायर का इस पूरे में गुणा करो तो 3x स्क्वायर का गुणा 3 त्रिक का 9x की 3 घात, उस 3 का यहाँ गुणा तो 3 अट्ठे 8 त्रिक 24 और यहाँ कुछ नहीं तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब घटा दो, माइनस प्लस ये दोनों कट गए, यहाँ लाओ लिख दो, 4 में से 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2 और यहाँ माइनस लगाओगे x स्क्वायर लिखोगे। अगला पद उतार लोगे 71x, फिर देखो 3 है और यहाँ हमारे 21 लाना है तो 3 सते 21 यानी 7 बार चलेंगे प्लस 7 बार और यहाँ x स्क्वायर है और हमें x स्क्वायर लाना है, ध्यान रहे। तो हम क्या ले लेते हैं
हम ऐसा देखो 7 से गुणा करेंगे यक्स, यानी 7 यक्स बार ले जाते हैं। 7 त्रिक 21 यक्स और यक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलो 7 से गुणा करो, 7 त्रिक 21 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। 7 का गुणा यहाँ करो, 7 8 56 एक्स हो जाएगा। और देखो ये आपस में दोनों कट गए और ये दोनों घटा लो। 11 में से 6 गए 5 और यहाँ 6 में से 5 गया 1 और क्या हो जाएगा x। अगली संख्या उतार लो 40। अब ध्यान दो कौन सी संख्या रखे, 5 रखें। 5 तिया 15 x और 5 8 40 क्या हो जाएगा भैया माइनस। देखो वहां से 5 तिया 15 आ जाएगा कि नहीं। यहाँ देखो 11 में से 6 गए 5, 11 में से 6 गए 6 5 11 और 6 में से 5 गए 1, ठीक 15। अब देखो वहां क्या हम रखें कि इनके साथ तुलना हो जाए। 40 भी उतार लिए, 5 से भाग दे देना। 5 तिया 15 और 5 8 40 माइनस 40। अब ध्यान दो जब हम यहाँ चिन्ह बदलने वाले हैं घटाएंगे तो ये प्लस होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 0। अतः भागफल क्या आने वाला है, भागफल के रूप में आपको मिला क्या 3x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5। और शेषफल क्या मिलने वाला है, शेषफल के रूप में क्या मिला तो 0 मिल गया। क्या ये बातें समझ जाएंगे। इसी प्रकार से हल करना है और आपको सवाल का उत्तर देना है। क्या ये बात समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या 10 हो गया आपका। 10 के बाद चलते हैं 11 की ओर, चलते हैं 11 की ओर। और 11 देखिए क्या कहता है, समझिए। क्वेश्चन संख्या 11 कहता है, प्रश्न संख्या 11 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 के बारे में बात कर लेते हैं। कहता है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, एपी स्पर्श रेखा है, पीए की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहां पर पीए आप देख पा रहे होंगे, पीए की लंबाई आपको ज्ञात करना है, यानी इसकी लंबाई आपको ज्ञात करना है। किसकी, पीए की लंबाई ज्ञात करना है। इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र बताया गया होगा। अब देखिए ये एपी क्या है, स्पर्श रेखा है। किसकी स्पर्श रेखा है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब देखिए अब आपको एक नियम बताया गया होगा, जब कोई स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से मिलाई जाती है तो वो एक दूसरे के लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री पर होती है। तो इसका मान कितना होगा, 90 अंश होगा। अब ये 90 अंश हुआ तो एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये, तो त्रिभुज का निर्माण कर लिया। अब त्रिभुज का निर्माण किया तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। 90 के सामने की भुजा कर्ण हो गई। तब यहां पर सूत्र कौन सा काम करता है, कहता है भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। क्या ये बात समझ गए ना। अब देखो आपको कर्ण का मान दिया गया है 13 का वर्ग और आधार आप ज्ञात करना है, आधार का मान ज्ञात करना है। और लंब आपके पास है 5 का वर्ग आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 5 का वर्ग लिख सकते हो। चलो लिख देते हैं 5। 13 का वर्ग 169 होता है, 5 का वर्ग 25 ला के घटा देंगे, आ जाएगा आधार का वर्ग, आ जाएगा ना। आधार के रूप में आप एपी लिख सकते हैं। अब देखिए 169 माइनस 125 बराबर 144 बराबर एपी का स्क्वायर। चूंकि एपी वर्गमूल में आ जाएगा तो एपी का मान आ जाएगा। 144 का वर्गमूल क्या हो जाता है 12। अतः एपी बराबर क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में देखते हैं। हम सभी लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने के लिए, तो सबसे पहले आपको लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करने के लिए हेडिंग डालना होता है। क्या लिखना होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना होता है। लघु उत्तरीय क्या डालना होता है, प्रश्न। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है आपको। प्रश्नोत्तर संख्या क्या डालना है 12, क्योंकि आपने 6 5 11 प्रश्न हल कर लिए हैं। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 12 में देखते हैं क्या कहता है। कहता है सरल कीजिए। क्या करना है बाबू, सरल करना है। क्या करना है, सरल करना है। और सरल किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। तो चलिए 3/4 हम लिखते हैं। 3/4
3/4 की घात में -2 और डिवाइड बाई आपको लिखा गया है 2/3 की घात में -4। देखो इसे हल करना होता है और हल कैसे करते हैं, जो घात माइनस इसे प्लस करेंगे पहले, लेकिन अंश का हर करके 3/4 को 4/3 कर देंगे और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, भाग को भाग रहने दें, अभी इसको भी 2/3 को 3/2 कर देते हैं और की घात में क्या हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। अब देखो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले इनको सही कर लेते हैं। 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9। और देखो अब यहां पर भाग 3 की घात 4, अच्छा इसको जब पलट दोगे तो अब पलट जाएगा, लेकिन रहो अभी रहने दो। 3 की घात 4 बराबर होता है 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तियां 81 और बटे में 2 की घात 4 बराबर 16 हो जाएगा। अब अगला पद आप देखेंगे कि 16/9 रहेगा, लेकिन ये जो है भाग का उल्टा गुणा हो जाएगा, तो बाद के भी जो अंश और हर हैं आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे परिवर्तित हो जाएंगे। अब देखो 16 में 256 और बटे में 9 1 का 9 और 9 8 72 यानी 729, 256/729 इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? चलिए प्रश्न संख्या 12 हो गया आपका, चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13 में क्या कहता है इसे आप देखिए। हाँ देखिए 13 कहता है कि 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, बताइए कि 30 आदमी कितने दिन बाद हटा दिए जाएं कि शेष काम 75 दिन में समाप्त हो जाए। 50 आदमी काम पर लगे थे, 30 आदमी हटाए गए। आप ऐसे देखो 50 आदमी काम पर लगे थे, 30 आदमी हटाए गए, तो बचे कितने 20 आदमी। अब ध्यान देना, अब 40 दिन काम चलता था पहले, अब कुछ दिन बचा है यानी 40 माइनस x दिन काम बचा है, और यही काम कितने दिन में होने वाला है 75 दिन में होने वाला है। अब देखो ऐसे में क्या होता है कि 50 आदमी इतने दिन में कोई काम कर रहे हैं तो 20 आदमी इतने दिन में काम करेंगे, इसी प्रकार से आपको लिखना होता है। तो देखो लिखोगे क्या, 50 आदमी 40 माइनस x दिन काम कर रहे हैं, तो वही काम 20 आदमी कितने दिन करेंगे 75 दिन में करेंगे। इनको आप सरल कर लो, 50 ला के बटे में 50 दूनी 25 दूनी 50, 25 तियां 75, 2 दहा में 20, 10 तियां 30 हो गया। और यहां देखो 40 माइनस x हो गया, 30 इधर जाएगा x उधर जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10 दिन, यानी 10 दिन बाद काम पर से कितने आदमी हटाए जाए 30 आदमी काम पर से हटा लिए जाए। तब जाके आपका सवाल का उत्तर आ जाएगा कि शेष बचा काम कितने दिन में होने वाला है 75 दिन में होने वाला। कह रहा है 10 दिन बाद आदमी हटा लिए जाए, तब वही काम कितने दिन में हो जाएगा 75 दिन में हो जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे क्या कहता है, सुनिए। अगला सवाल कहता है कि निम्न आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों की क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए ये सारे आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों में क्या दिया है आयु और विद्यार्थी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रश्न संख्या आपका था, प्रश्न संख्या आपका 14 है, प्रश्न संख्या 14 है। इसमें देखो क्या दिया गया है, आयु आपको लिखना है, फिर विद्यार्थी की संख्या लिखनी है, विद्यार्थी उसके बाद आपको लिखना है संचयी बारंबारता लिखनी है। क्या ये बात समझ गए ना, बारंबारता लिखनी है, ठीक हो गया। अब देखो आयु में कितने विद्यार्थी कौन कौन से किस किस आयु के हैं, 11 12 13 14 15 16। क्या भैया आयु 11 12 13 14 15 और 16। अब ध्यान देना 11 वर्ष की आयु के 4 3 5 4 4 3 5 4 4 और 3, बात समझ गए ना। 4 3 5 4 3 5 4 4 3, ये आपका जो है ये विद्यार्थियों की संख्या है।
अब इनका संचयी बारंबारता जब हम निकालते हैं तो ध्यान देना, 4 3, पहले तो 4 का बारंबारता आप कह सकते हैं, या जो 4 विद्यार्थी हैं 11 आयु वर्ष के, ये विद्यार्थी लिख लें या इसे हम बारंबारता भी लिख सकते हैं। बारंबारता यानी 11 आयु वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या 4, 12 आयु वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या 3, इसी को हम बारंबारता कहते हैं। और संचयी बारंबारता 4 विद्यार्थी का 4, और यहां पर अगर देखेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा, और 20 3 23। यह संचयी बारंबारता है। और देखो क्या निकालना है, माध्यिका। अब ध्यान दो, ये तो आपका ग्राफ बन जाता है, ये आपको ध्यान रहे, चाहे तो आप ग्राफ बना लें तो और अच्छा लगने लगेगा, और कोई बात नहीं है। बातें समझ गए ना। अब आपको संचयी बारंबारता के माध्यम से क्या निकालना है, निकालना है माध्यिका निकालनी है। क्या निकालनी है भैया, माध्यिका। तो माध्यिका बराबर आपको पता होना चाहिए कि n+1/2 वहाँ पद क्या कहलाता, माध्यिका। n बराबर क्या है, 23 पद हैं, प्लस में 1/2, तो 23 1 24/2, यानी 12वां पद आपका क्या है। तो देखो 12वां पद क्या है, 12वें पद में क्या बन रहा, 13, यानी 13 वर्ष है। माध्यिका कितनी है भैया, 13 वर्ष है। अब देखो बहुलक की बात करता है, यहीं पर कहता है बहुलक ज्ञात कीजिए, तो बहुलक भी आप ज्ञात कर लीजिए। बहुलक यानी जिसकी अधिकता ज्यादा होगी, जो संख्या ज्यादा बार आया है वही बहुलक होता है। तो देखो 4 11 4 बार आया, 12 3 बार आया, 13 5 बार आया, 14 4 बार, 15 4 बार, 16 3 बार। तो भैया 13 5 बार आया है, यानी इसका बहुलक भी क्या होगा, 13 ही होगा। क्या बातें समझ गए ना। इस प्रकार से आपको हल करना है और लगाना है, ताकि आपको पूरा नंबर परीक्षा में मिले, गड़बड़ ना होने पाए। क्या ये बातें समझ गए ना। चलते हैं हम सभी लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता क्या है, इसे समझिए। चलिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या में 14, प्रश्न संख्या 14 खत्म हो गया। चलते हैं हम सभी लोग 15 की ओर। 15 क्या कहता है, इसे देखते हैं। 15 में कह रहा है कि यदि एक क्रेता, क्या भैया, यदि एक क्रेता जो है, एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपया है, एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपया है, और बाजार मूल्य 50 रुपया प्रति शेयर बताया गया हो। कह रहा भैया 10 रुपये में खरीदो और 50 रुपये में बाजार में ले जाकर बेच दो। कह रहा 200 शेयर के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा शेयरधारी को, तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा है। अंकित मूल्य पर उसने खरीदा है। अब ये बताओगे आप, ये बताओ कि कितना शेयर खरीदा उसने। देखो शेयर आप लिख सकते हो, शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपया, और बाजार मूल्य 50 रुपया, बाजार मूल्य 200 रुपया, सॉरी एक मिनट, शेयर का बाजार मूल्य कितना दिया भैया, 50 रुपया। हाँ, शेयर का बाजार मूल्य कितना है, 50 रुपया। और कितना शेयर खरीदा है ना, खरीदे गए शेयरों की संख्या, खरीदे गए शेयरों की संख्या, तो 200 शेयर खरीदा। कितना शेयर खरीदा, तो 200 शेयर खरीदा। अब देखो उसके द्वारा खर्च की गई राशि, बात समझ गए ना, उसके द्वारा खर्च की गई राशि, तो खर्च की गई राशि कितनी है, तो भैया 200 शेयर खरीदा, प्रति शेयर 10 रुपया, 10 रुपया के हिसाब से 2000 रुपया खर्च किया उसने। अब उसके द्वारा बेची गई शेयरों को बेचने पर प्राप्त राशि, आप लिख सकते हैं शेयरों को बेचने से प्राप्त राशि। तो देखो 200 शेयर बेचेगा किस रुपए के हिसाब से, 50 रुपए के हिसाब से, तो 5 दूनी 10 यानी 10,000 रुपया उसको मिलने वाला है। 10,000 रुपया उसको मिलने वाला है। तो उसको लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय, तो उसको लाभ हुआ है 8,000 रुपए का लाभ हुआ है।
इस प्रकार से आपको लिखना ताकि 2 नंबर अच्छे से आपको मिल जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम सभी लोग। प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है इसे समझ लेते हैं। चलो प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 आपका कहता है कि एक घनाकार, देखिए अगला सवाल आपका है, कह रहा है एक घनाकार, ध्यान दीजिए, कह रहा है एक घनाकार टंकी है। एक घनाकार क्या है? टंकी है। इसकी भीतरी भुजा 30 सेंटीमीटर है। टंकी पानी से पूरी भरी है। यदि इसमें 7 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा? जबकि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। देखो अब अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 16 में क्या कह रहा है इसे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कह रहा है कि एक बड़ी सी टंकी है जिसकी भीतरी भुजा वो 30 सेंटीमीटर है। तब भैया घनाकार है तो घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो 30 और 30 सब तरफ 30-30 होगा। ये बात आपको समझ में आ जाए। भाई घन क्या होता है? घन की सभी भुजा बराबर होती है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। 30 इधर से भी है, 30 इधर से भी है, 30 इधर से भी है। तो इसका कहने का मतलब है कि 30, तो पहले उस टंकी में पानी का आयतन ज्ञात कर लो। चलो टंकी में पानी का आयतन, टंकी में पानी का आयतन ज्ञात कर लो। तो आयतन बराबर होता क्या है? भुजा की 3 घात। क्या बताना है? भुजा की 3 घात। तो 30 गुणे में 30। अब देखो 30, 3 त्रिका 9 त्रिक 27,000 घन सेंटीमीटर। चूंकि 27,000 घन सेंटीमीटर बराबर 27 लीटर पानी, लेकिन इसमें से 7 लीटर पानी निकाल लिया गया। 7 लीटर पानी निकालने के बाद टंकी में शेष पानी की मात्रा। तो देखो 27,000 में से 7 लीटर मतलब 7,000 घन सेंटीमीटर पानी निकाल लिया गया। तो अब कितना रह गया? 20,000 घन सेंटीमीटर पानी रह गया। क्या ये बात समझ गए ना? अब देखो जो पानी रह गया है तो कह रहा अब पानी की ऊंचाई बताओ। यही शेष टंकी में पानी का आयतन। अब बताओ जब टंकी में पानी ऐसे था 30-30 सेंटीमीटर पे, 30-30 सेंटीमीटर पे था। अब पानी जब निकल आएगा तो ऊंचाई घट जाएगी, लेकिन आधार तो वही रहेगा, लंबाई चौड़ाई वही रहेगा, केवल ऊंचाई ही तो कम हुई है। अब देखो नए प्रकार से पुनः टंकी का आयतन, बात समझ रहे हैं ना? टंकी का आयतन है ना बराबर अब ऐसे कहें पानी का आयतन, शेष पानी लिखो, शेष पानी का लिखो, शेष पानी का आयतन लिखोगे। शेष पानी का आयतन बराबर 20,000 घन सेंटीमीटर। और यहां पर क्या लिखना है? 30 गुणे में ऊंचाई बदल गई है। अब देखो 20,000, ये 30 गुणे 30 यहां लेके चले आओ, 30 गुणे 30 यहां चला आएगा। अब देखो शेष ऊंचाई आ जाएगी। 1 2 0 से 2 0 गया, 3 त्रिका 9, यानी 200 बटे में क्या लेना है? 9। अब ध्यान दो 200 बटे में क्या लेना है? 9। अब ये बताओ कि जब हम 9 से 9 दूनी 18 2 20 फिर 20, 9 दूनी 18 2 20, यानी 22.22 सेंटीमीटर उसमें क्या रह गया है? पानी। 22.22 सेंटीमीटर ऊंचाई तक क्या रह गया है? पानी रह गया है। ये आपको लगाना है, इस प्रकार से लगाना ताकि आपको पूरा नंबर मिले। बाबू पूरा नंबर चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा नंबर चाहते हो, मेरिट बनाना चाहते हो, तो बढ़िया से आपको क्या करना होगा? लिखना होगा ताकि नंबर मिल सके। क्या ये बात समझ गए ना? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है, क्वेश्चन संख्या 17 के बारे में जानते हैं। देखो 17, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। देखो बहुत आसान सा सवाल दिख रहा है, कह रहा है चित्र में वृत्त, ये चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ओ यहां देखो ओ केंद्र होगा, ओ, और कोण COA 130 अंश, COA 130 अंश।
कह रहा है कि कोण ए बी सी तथा ए डी ई का मान ज्ञात कीजिए। कौन कौन सा? ए बी सी का मान ज्ञात करो तथा ए डी और सी का मान ज्ञात करो। तो देखो एक बात मैं बता दूं कि एक ही चाप से वृत्त के केंद्र पर खींचा गया कोण या बना कोण उसी चाप से वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। या फिर आप ऐसे कह लो कि एक ही चाप से वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण से दुगना होता है। सॉरी गलत बोल दिए भाई, देखो फिर से समझो, यही समझना आपको। एक ही चाप से वृत्त की परिधि पर बना कोण उसी चाप से वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या वृत्त के परिधि पर बने कोण का ये क्या होता है? दुगना होता है। अतः अगर आपको लिखना है कि कोण ए डी सी बराबर, तो 1/2 कोण ए ओ सी। अब देखो 1/2 कितना है? 1/2 ए ओ सी बराबर 130 अंश है, तो 2 से भाग दे दोगे तो आ जाएगा कितना? 65 अंश। यानी कोण ए डी सी बराबर कितना आ जाएगा? 165 अंश। अब देखो यहां पर चक्रीय चतुर्भुज बन गया। एक चक्रीय चतुर्भुज, ऐसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं वृत्त की परिधि के अंदर हो, वे चक्रीय चतुर्भुज कहलाते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। अतः कोण ए डी सी प्लस में कोण सी बी ए या ए बी सी के अब बराबर किसके हो जाएगा? 180 अंश के। इसका मान आपने निकाल लिया 65, चूंकि ये 65 अंश प्लस में कोण सी बी ए बराबर में क्या हो जाएगा? 180 अंश। 65 जाके घट जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा कितना भैया? 10 में से 5 गए 5, 7 में से 1 गया 6 गया 1 और 115। इसका मान 115 अंश आ गया, इसका मान 65 अंश आ गया। इस प्रकार से इसे लगाना बहुत ही आसान टॉपिक होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन भी होता है। चलिए हम सभी लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 चलते हैं। तो 18 में क्या कहता है कि 16,000 रुपए, कितना रुपया है? 16,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। और जबकि ब्याज छमाही देय है, तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र है चक्रवृद्धि मिश्र धन। क्या बताया गया है? चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे में 1 प्लस दर बटे में 100 की घात में समय। अब देखो मूलधन कितना है आपका? 16,000 रुपए, और 1 प्लस दर 10% है, तो छमाही 5% हो जाएगा। और समय 1.5 वर्ष है, तो छमाही 3 बार हो जाएगा। चलो 16,000 और गुणे में 5 दूनी 10, 20 एकन 20 एक 21 बटे में कितना? 20, और कितनी बार लेना है? 3 बार। 21/20 21/20। अब देखो 1 2 3 0 से 3 0 गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 हो गया। यानी 2 गुणे में 21 गुणे 21, 21 गुणे में 21 गुणे में 21 लेना है। अब ध्यान दो क्या कर रहा है। तो देखो 21 21 में 441, 441 21 में कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान दो, ऐसे में आप चाहे तो 441 गुणे में 21 कर लो। बात समझ गए ना? अब इसके बाद 21 से गुणा कर दो। 21 एकन 21 के 1 हासिल आए 2, 21 चौक 84, 2 86 के 6 हासिल आए 8, 21 चौक 84 8 92, यानी 92 61 हो जाएगा। और फिर 2 से गुणा, 2 एकन 2, 2 छक 12 के 2, 2 दूनी 4 1 5 और 2 9 18, 18,522 रुपया ये मिश्र धन आया है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? ये होता है मिश्र धन माइनस में क्या होता है? मूलधन। मिश्र धन माइनस में मूलधन। मिश्र धन कितना है आपका? 18,522 और मूलधन कितना है? 16,000।
इसलिए इन दोनों को घटाने पर तो 3522 सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल का उत्तर होगा कि भैया 3522 रुपया उसे 3 छमाही में ब्याज देना होगा। कितने? 3 छमाही मतलब 1.5 साल में 3522 रुपया उसे ब्याज देना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, फिर आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको सभी प्रश्न समझ में आया होगा। प्यारे साथियों, इन वीडियो के माध्यम से मैंने उत्तर प्रदेश डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर का पेपर हल करवाया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। प्यारे साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।